नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो डल चुकी हैं। हमारे चैनल का नाम है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे जाके आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चौथा सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो उदासीनीकरण क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल कौन सा होगा इसमें से देखते हैं, ठीक है। तो क्षार और अम्ल का क्रिया करेंगे तो जल और गैस बनेगा। तो क्षार और अम्ल का क्रिया करते हैं तो गैस नहीं बनता, तो ये तो होगा नहीं, ठीक, क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दूसरा, क्षार और अम्ल के क्रिया से लवण और जल बनती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो ये रिएक्शन कैसे होता है। ये रिएक्शन होता है क्षार, जैसे बेस्ट एग्जांपल ले क्षार का, तो ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको रिएक्ट कर देंगे हम लोग किससे? HCl। HCl क्या होता है? तो ये अम्ल होता है। दोनों के रिएक्शन से हमको क्या मिलता है? तो यहाँ पे मिलता है NaCl मिलेगा प्लस यहाँ से मिलेगा H2O, ठीक है। और यहाँ पे NaCl हमारा क्या होता है? तो NaCl होता है ये हमारा सॉल्ट, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा वाटर। तो सॉल्ट और वाटर मिलते हैं किसके रिएक्शन से? तो ये बेस के रिएक्शन से, बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा एसिड। तो एसिड और बेस दोनों का रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। तो यही है आपका बेस, ठीक है। इसको एसिड से रिएक्ट करा देंगे तो सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। और यही क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और 7 से कम पीएच आपको पूछा गया है। तो आपको पता होगा, ठीक है, सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या करा है, एक स्केल बनाया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में क्या होती है? तो 0 से लेकर 14 तक की वैल्यूज होती हैं। 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है। यदि किसी भी, ठीक है, कंपाउंड का जो पीएच वैल्यू है वो 0 से लेकर 7 तक के बीच में आता है, इनके बीच में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एसिड। 0 से 7 के बीच में है तो क्या बोलेंगे? एसिड। और 7 से 14 के बीच में है तो उसको क्या बोला जाता है? बेस कहा जाता है, ठीक, क्लियर है। और एग्जैक्टली 7 पे आके रुक गया तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल, उदासीन। तो ये होता है हमारा, ठीक है, एसिड, बेस और उदासीन को पहचानने की तरीका, पीएच वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या पूछा गया है? पीएच 7 से कम हो, अर्थात इसमें से हमको ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो क्या होगा? एसिड होगा, एसिड नेचर शो करता है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा एसिड नेचर का होता है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब है NaCl, और NaCl ये है साधारण नमक। ये क्या होता है? साधारण नमक को ही बोला जाता है NaCl। क्या है आपका? उदासीन होता है नमक, ना तो ये एसिड है ना ही बेस है, क्लियर है। उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ये धोवन सोडा को बोला जाता है, धोने वाला सोडा को बोला जाता है, वॉशिंग सोडा को आपका सोडियम कार्बोनेट। इसमें याद रखिए 10H2O भी होता है, इसमें 10H2O भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। और ये क्या है? तो याद रखिए धोने वाला सोडा को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होती है? तो याद रखना इसका फार्मूला होता है NaHCO3। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए खाने का सोडा, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा किसको कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए ये तो आपका क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, ये हो गया सॉल्ट। उसके बाद ये देखिए ये आपका बेस होता है और ये भी आपका बेस होता है। जबकि याद रखिए ये अमोनियम क्लोराइड क्या होती है? NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला। और ये क्या होता है? एसिड नेचर शो करता है। तो ये हमारा एसिड होता है। अब ये एसिड होता है कहने का मतलब क्या होगा? इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी, तभी इसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और ये एसिड नेचर को शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
गैसों की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के, समय के, घनत्व के, द्रव्यमान के। तो आपको गैस संबंधित नियम जानते होंगे, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, बहुत सारे नियम हैं। तो उसमें से एक बॉयल का नियम होता है, आपको पता होगा बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। अब ये बॉयल का नियम क्या होता है? नियम ये काम करता है आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये कब काम करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस समय क्या होता है, गैस का जो आयतन होता है वो उसके दाब के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? गैस की मात्रा अर्थात गैस की वॉल्यूम ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो याद रखिए ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कौन से नियम से इसको जानते हैं? बॉयल के नियम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी परमाणु में एम कोष में समायोजित किए सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है इसको देखते हैं। तो पहले तो ये समझो कि ये कोष क्या होती है। ठीक है, जैसे ये कोई परमाणु है, इसका ये नाभिक है। अब नाभिक की ओर ऐसे बहुत सारे कोष होते हैं, नाभिक के बाहर क्या होते हैं? बहुत सारे कोष होते हैं। इन कोष में क्या क्या होते हैं? तो समझो यहाँ पे के होती है, के कोष होती है, एल कोष होती है। देखो इसमें क्या होती है? के, एल, एम, और आउटर सेल में क्या होता है? एन फेल होती है। ठीक है, एन, के, एल, एम और एन। तो यहाँ पर देखिए इनके लिए जो होता है, के के लिए एन का मान कितना होता है? 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। ठीक है, अब ये तो क्या है? ये तो कोष है, इसमें एन की संख्या कितनी है? नंबर्स है 1, 2, 3, 4 देते हैं। अब इसमें याद रखना जो इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है वो 2n के स्क्वायर के नियम से भरी जाती है। ठीक है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कौन से नियम से भरते हैं? तो वो 2n स्क्वायर के नियम से भरी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, तो इस नियम से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो k के लिए n का मान कितना होता है? k के लिए n का मान होता है 1। तो यहाँ पे रखो इसको, k के लिए n का मान 1, तो 2 इंटू 1 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। मतलब दो, ये k वाले कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, चलो वैसे ही देखते हैं n के, l के लिए। तो l के लिए कितना होता है? n का मान, l के लिए n का मान होता है 2। तो इस फार्मूले में रखोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2। तो 2 दूने 4, दूने 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे l में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। m के लिए देखो तो m के लिए n का मान कितना होता है? तो m के लिए n का मान होता है 3। यहाँ पे हो गया ये 3। अब ये 3 हो गया तो यहाँ पे रख के देखो इस फार्मूले में, तो 2 की घात क्या हो जाए? 2 इंटू 3 की घात 2 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18। तो एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमको पूछा गया है कि एम कोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो मैक्सिमम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। यदि एन के लिए पूछ देता तो याद रखना इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको भी याद रखिए। ठीक है, कोष में कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं किस नियम से? 2n के स्क्वायर के नियम से। k के लिए n का मान 1 होता है, l के लिए 2 होता है, m के लिए 3 और n के लिए 4 होती है। फार्मूले में रखते जाओ, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलते जाएगी। ठीक, क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम m में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हेनरी बैकुलर इनमें से किसकी खोज के संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो देखो अनुवांशिक से कौन संबंधित है? तो इससे है ग्रॉगर जॉन मेंडल। ग्रॉगर जॉन मेंडल। तो ये जो मेंडल है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना अनुवांशिकी के फादर बोलते हैं ग्रॉगर जॉन मेंडल को। क्लियर है? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसी को वो किया है हेनरी बैकुलर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी है? हेनरी बैकुलर ने करी है। ठीक है, क्लियर है? अब ये रेडियोधर्मी एलिमेंट क्या होते हैं इसको पहले समझो। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? जो स्वतः ही, जैसे ये कोई मान के चलो ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसमें क्या होगा? इसमें स्वतः ही यहाँ से अल्फा किरणें, ठीक है, यहाँ से बीटा किरणें
और यहाँ से गामा किरणें रिलीज होंगी। तो ऐसे तत्व जिसमें क्या होती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। तो उसी में फिर रेडियो एक्टिव ये गुण जो होती है उसकी खोज किसने करी है, हेनरी बेकुलर ने। इसमें और खोज से आपको पूछा जाता है रेडियम। रेडियम भी क्या है, तो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 88 होता है। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसकी खोज किसने करी है, तो मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी कहते हैं। मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी है, तो मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी। अब इसका एक हस्बैंड भी था, ठीक है, जिसने क्या करा, पोलोनियम की खोज की है। तो पोलोनियम की खोज किसने करी है, इसका हस्बैंड पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी कौन था, तो मैरी क्यूरी का हस्बैंड था, जिसको पोलोनियम की खोज के लिए क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। तो ये दोनों ऐसे कपल्स हैं जिसको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला गया है। ठीक है, अब ये पोलोनियम क्या है, तो पूरे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में सबसे जहरीला जो तत्व है वो कौन सा है, पोलोनियम है। और ये मेन मेड तत्व है, आर्टिफिशियल तत्व है, जिसको हम लोग प्रयोगशाला में निर्मित किए हैं। ठीक, क्लियर है। चलो, 1 ग्राम पोलोनियम से बोला जाता है 5 करोड़ लोग से ज्यादा लोग को भी खत्म किया जा सकता है, इतना जहरीला होता है। क्लियर है। तो ये हेनरी बेकुलर का आंसर क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान खाली स्थान होने की संभावना है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल लिटमस में कौन कन्वर्ट करता है, तो इसके लिए एक तरीका है, याद रख लीजिए, ऐसे एक शब्द याद रखिए, अनिल। ये अनिल क्या है, तो यहाँ पर देखो अम्ल, अ से हो जाएगा ये अम्ल। क्या करेगा, तो अम्ल, याद रखिए, ये नीले लिटमस को, नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाल रंग में ये कन्वर्ट कर देगा। तो उसको ये हो जाएगा, अम्ल नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। अब इसके जस्ट अपोजिट कर लो, क्षार। तो क्षार क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, क्षार लाल लिटमस को नीला में कन्वर्ट कर देगा, लाल को क्या कर देगा, नीला में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, क्लियर है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर, अब यहाँ पे आपको देखना है कि इनमें से अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो अबॉव है, 7 से ज्यादा है, ये उदासीन है, ये भी 7 से ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा ये सब के सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, और ये क्या दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल। और अम्ल ही क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 6। आगे देखिए, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे, तो जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे क्या होते थे, कितने तत्व हैं, याद रखना, उस टाइम पे टोटल थे 63 तत्व। टोटल कितने तत्व थे, 63। और इस मेंडलीव को याद रखना क्या कहते हैं, आवर्त सारणी के जनक कहते हैं। आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। क्यों कहते हैं आवर्त सारणी के जनक, तो याद रखिए, इन्होंने ही पहली बार क्या करा, चार्ट बनाना स्टार्ट करा, सारणी बनाना स्टार्ट करा। इसके पहले जो आए थे, ठीक है, न्यूलैंड आया था, ठीक है, और न्यूलैंड आया था, उसने क्या करा था, सारणी नहीं बनाया था। पहली बार सारणी किसने बनाया, तो मेंडलीव ने बनाया था। इसी को याद रखना, इसी के सारणी को थोड़ा सा सुधार के जो अपना कौन होता है, आधुनिक आवर्त, देखो ये आपको पूछा जाएगा आवर्त सारणी के जनक तो कौन है, मेंडलीव है। जब आपको पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक ये है, आपके याद रखना, हेनरी मोजले। कौन है, मोजले। तो मोजले ने क्या करा, याद रखना, जो ये आवर्त सारणी बनाया था मेंडलीव ने, उसी में सुधार करके उसको क्या कर दिया, बहुत सारे उसमें सुधार करके नया आवर्त सारणी बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। जो हम लोग लेटेस्ट में प्रयोग करते हैं वो कौन सा आवर्त सारणी प्रयोग करते हैं, तो याद रखना ये मोजले का आवर्त सारणी प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास 63 तत्व की खोज हुई थी जब मेंडलीव था। और ये मोजले के टाइम पे अभी कितना, ठीक है, तत्व है, तो टोटल अभी याद रख लीजिए 118 तत्व है। 118वें तत्व जो है उसका नाम है ऑर्गेनेशन। 118वें तत्व का नाम क्या है, ऑर्गेनेशन, जिसका नामकरण कब किया गया, तो नोटबंदी, याद रखिए, नोटबंदी कब हुआ था, 8 नवंबर 2016।
8 नवंबर 2016 को उधर नोटबंदी हो रहा था और इधर इन तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण चल रहा था। तो ये जो नोटबंदी के दिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, ये 118वां तत्व है, ठीक है। और ये किस समूह से बिलोंग करता है, तो ये अक्री गैस में आता है, ठीक है। अक्री गैस के समूह के तत्वों की नया, ठीक है, तत्व कौन सा है, तो ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह खाली स्थान से संबंधित होगा, ठीक है। 12 प्रोटॉन है। अब यहाँ पर देखिए, हमको ये नहीं बोला है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक तत्व है, तो हम क्या मानते हैं, देखो प्रोटॉन यहाँ पे बीच में होती है प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होगा, ठीक है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसी परमाणु में, किसी उदासीन परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे हमको प्रोटॉन कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 12, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उदासीन नहीं, यहाँ पे कोई भी चार्जेस वाला नहीं बोला है, धनात्मक परमाणु नहीं बोला है या ऋणात्मक परमाणु नहीं बोला है, तो हम उदासीन परमाणु को लेके चलेंगे। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन और 12, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, खाली स्थान से बिलोंग करेगा। अब ये 12 जो होती है वो किस में आता है, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक, क्लियर है, किसका होता है, मैग्नीशियम। अब चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो 1s2 2s2 2p6, तो ये हो जाएगा 2 4 और ये 10, अब बच जाएगा यहाँ पे 3s2, तो यहाँ पे आ गया 12। ये कौन से में आ रहा है, 3s2, अर्थात ये तीसरे आवर्त का सदस्य है। कौन से आवर्त में आएगा, ये आवर्त नंबर 3 में आएगा। ये कौन से ब्लॉक का सदस्य है, तो एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, ये एस ब्लॉक का तत्व है। और एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में आएगा। कौन से वर्ग में आएगा, तो दूसरे नंबर के वर्ग में आएगा। ये लास्ट से यही पता चलता है हमको। तो ये कौन से वर्ग में आएगा, दूसरे वर्ग में आएगा और एस ब्लॉक में रहेगा। और एस ब्लॉक के दूसरे नंबर में के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिनियम की परमाणु संख्या है, तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 89 होती है। कितनी होती है एक्टिनियम की परमाणु संख्या, 89, ठीक है, क्लियर है। और एक्टिनियम और लेंथिनम पता होगा आपको, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो ये आते हैं आपके एफ ब्लॉक में आते हैं, जिसको आवर्त सारणी से अलग से नीचे में ग्रुप में रखा गया है एफ ब्लॉक को, ठीक है। यहाँ पे देखो थोरियम का होता है आपका 90, थोरियम का क्या होता है 90, और ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्लियर है। चलो आगे याद रखिए, ये जो है 88, ये किसका होता है, तो ये होता है आपका रेडियम का। किसका होता है, रेडियम का। और ये भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। चलिए, तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 89, एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की खाली स्थान क्षमता की माप करता है। तो विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले होती क्या है, इसको समझो। पूरे आवर्त सारणी में जितने भी 118 तत्व हैं, उसमें फ्लोरीन ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है, क्लियर है। क्यों सर्वाधिक होती है इसकी विद्युत ऋणात्मकता को याद रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन को चुराने का गुण सबसे ज्यादा होता है। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ में HF बना लेता है, एक यौगिक बना लेता है HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये करता क्या है, ये हाइड्रोजन और ये इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ रहता है। जब ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या बना लेते हैं, HF बना लेते हैं, तो ये फ्लोरीन क्या करता है, ये जो बीच में साजित इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को मैं ही ले लूँ चाहता है, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ही खींचता है, क्लियर है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो गुण है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो यहाँ पर देखो विद्युत ऋणात्मकता की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना, तो ये तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना। प्रोटॉन को आकर्षित करना, ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करना, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, तो देखो मैं बताया हूँ यहाँ पे जो साजित
इलेक्ट्रॉन होती हैं उसी को आकर्षित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का या चुराने का गुण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाले तत्व कौन से हैं। तो याद रखिए हैलोजन, ना सिर्फ हैलोजन में, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ठीक है, क्लोरीन की होती है। क्लोरीन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु क्रमांक 17 होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। अब देखो इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए देखो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का दान दे सकता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, जिससे इसकी अष्टक पूरा हो जाएगी। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो अष्टक इसकी पूरा हो जाएगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय क्या कर लेता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब इसी का, अब देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने में बांधने का गुण, इलेक्ट्रॉन को अपने में बांधने का गुण। तो ये क्लोरीन की स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। ये जो क्लोरीन है इसके पहले तो देखो फर्स्ट के सेल में Fa 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका नाभिक, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में Fa 8, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या है, तो इसका एक कक्ष खाली है, इसका भी एक में इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसमें एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसकी अष्टक पूर्ण हो जाएगी, ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, बाहर से कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके अपने अंदर मिला लेगा। तो बाहर इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ने का ही गुण क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है पूरे आवर्त सारणी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व खाली स्थान होते हैं। तो पहले तो जानिए ये 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। ठीक है, 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। ठीक है, और 54 किसका होता है, जीनॉन का होता है। तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ये है क्या, अक्रिय गैस ही तो है, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, या इसी को नोबल गैस कहते हैं या जीरो गैस कहते हैं। तो ये सब के सब अक्रिय गैस से बिलोंग करते हैं। अक्रिय गैस कौन से उसमें रखा गया है, इसको याद रखना 18वें वर्ग में जगह दिया गया है। 18वें वर्ग के अंतर्गत इनको जगह दिया गया है। और कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, पी ब्लॉक के अंतर्गत P6 में इसको रखा गया है। ठीक, क्लियर है। तो याद रखिए ये सब के सब क्या है, अक्रिय गैसेज हैं। तो यहाँ पर देखिए दुर्लभ धातु तो नहीं होंगे, हल्की धातु भी नहीं, हैलोजन भी नहीं होंगे, सब के सब क्या होंगे, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए, अक्रिय गैस की वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है, इसकी वैलेंसी 0 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। अर्थात इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है अक्रिय गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। तो ये ग्लोब के समान किसका स्ट्रक्चर होता है, तो देखते हैं। तो देखो आपने सुना होगा कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप जानते हो, कार्बन के अपरूप। ठीक है, अपरूप कहने का मतलब है जिसका, याद रखना, भौतिक गुण तो डिफरेंट होते हैं बट इसका केमिकल नेचर या रासायनिक गुण समान होते हैं, उसको अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के जो 4 अपरूप होते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, हीरा, इसमें होता है ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा ग्रेफाइट, इसमें होता है आपका फुलरीन, इसमें फुलरीन, और इसमें होता है ग्रेफिन। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफिन ये क्या है, तो ये याद रखिए कार्बन के अपरूप है। तो इसमें जो ये फुलरीन होता है, इस फुलरीन का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, वो फुटबॉल के समान होती है। कैसे होती है, फुटबॉल के समान होती है। इसीलिए याद रखना इसको बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं या बक्की बॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो फुटबॉल की आकृति मतलब भूगर्भीय ग्लोब की आकृति, क्योंकि ग्लोब की आकृति कैसे होती है, फुटबॉल की आकृति के समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फुलरीन। ठीक है, और है क्या, तो कार्बन के अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पुताई के दौरान, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर खाली स्थान की परत बन सके। तो एक रिएक्शन है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किससे रिएक्ट कर रहा है ये? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? हवा की उपस्थिति में इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये बना लेगा CaCO3, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा Ca और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिलके बना लेंगे CaCO3 और यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो H2O बच जाएगा, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है? 4, तो यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, तो सारे के सारे इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे किसका निर्माण कर लेगा? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे ही डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारी संस्था से जुड़े रहिएगा। हमारी संस्था का नाम है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड और ये संस्था है छत्तीसगढ़ भिलाई में। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।